जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। दोस्तों, जिंदगी में कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हमारे पास खुश होने की वजह होती है, लेकिन इसके ऑपोजिट ऐसा भी होता है जब हमारे पास खुश होने की कोई वजह नहीं होती है। हमें लगता है कि दुनिया भर की सारी मुश्किलें हमारी लाइफ में ही हैं और हमें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती है। लेकिन क्या हो अगर हमें जीने का ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम लाइफ के हर सिचुएशन में खुश रह सकें? क्या हो अगर हम दूसरों की खुशी में भी उतना ही खुश हो सकें जितना हम अपनों की खुशी में होते हैं? क्या हो अगर हम लाइफ के टफ मोमेंट्स को भी शांति से हैंडल करना सीख जाएं? आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो सिर्फ स्वर्ग में ही होता होगा, लेकिन आज हम जिस बुक की डिस्कशन करने वाले हैं, अगर हमने उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर लिया तो हम अपनी लाइफ को भी स्वर्ग बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम शैरन सॉल्जबर्ग की लिखी किताब लविंग काइंडनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। शैरन सॉल्जबर्ग न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। साथ ही साथ वो बुद्धिस्ट मेडिटेशन भी सिखाती हैं। अपनी इस किताब में वे एक खास तरह के मेडिटेशन, जिसे मेटा कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया है। मेटा का मतलब अनकंडीशनल लव होता है, जो किसी से भी बिना किसी शर्तों के किया जा सकता है। आज के जमाने में ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी सीखेंगे। साथ ही साथ इस बुक की डिस्कशन के दौरान हम दूसरों की तकलीफों को समझकर, सीखकर ये जानेंगे कि हम सभी कनेक्टेड हैं और दूसरों की खुशी में खुश होकर भी हम रियल हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा ही होना चाहिए और लाइफ में कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों से ही हमें अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। इस बुक की मदद से हम समझेंगे कि कैसे हम दोनों ही सिचुएशन को एक्सेप्ट करके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें लगता है कि लोगों से जेलस होना कॉमन है और उन्हें किसी भी तरह से पीछे करके छोटा दिखाना है। ऐसा करने के बाद ही हम खुश हो सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव इमोशंस बढ़ते ही चले जाते हैं और हमारी हैप्पीनेस को लिमिटेड कर देते हैं। इस बुक के जरिए हम फिर से खुद को लिमिटलेस बनाना सीखेंगे और ये जानेंगे कि हैप्पीनेस किसी कंडीशन की मोहताज नहीं होती है। जब ऑथर ने बुद्धिज्म के जरिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कदम रखा तो वे भी हम सब की ही तरह एक नॉर्मल इंसान थी, जिसके मन में भी बहुत सारे डाउट्स और नेगेटिविटी थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को न सिर्फ जाना बल्कि अपने अंदर के बेशुमार प्यार को भी महसूस किया। इस बुक के जरिए वे अपनी हर एक्सपीरियंस को शेयर करके हमें भी एक बेहतर इंसान बनाना चाहती हैं। तो चलिए हम उस जर्नी की तरफ चलते हैं जो हमारे सारे पुराने परसेप्शंस को तोड़ कर रख देगी और हमें लाइफ को जीने का नया तरीका देगी। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कभी हम वर्ल्ड टूर करते हैं। अच्छा, वर्ल्ड टूर नहीं तो इंडिया टूर तो कर ही लेते हैं ना। इसके अलावा हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट में डिस्काउंट मिलने पर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। आजकल तो हम इंस्टाग्राम में रील्स बनाकर उसमें मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही खुश हो जाते। खुश होना चाहते हैं, लेकिन हमें रियल हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब हम अननेसेसरी चीजों और इवेंट्स को अपनी लाइफ से जाने देते हैं। सच्ची खुशी हमसे ज्यादा दूर नहीं है, बस हमें इस बात पर फोकस करना है कि ये हमें कहाँ मिलेगा। शैरन बताती हैं कि जब उन्होंने इनसाइट मेडिटेशन सोसाइटी की शुरुआत की थी तो उनके पास मेडिटेशन रिट्रीट करने के लिए जगह नहीं होती थी। ऐसे में उन्हें रेंट पर कोई जगह लेनी पड़ती थी। उनकी पहली जगह एक चर्च थी।
उस चर्च को मेडिटेशन हॉल बनाने के लिए वहां लगे सभी लंबी चेयर्स को निकालकर उन्हें एक बड़े से रूम में डाल दिया गया, जिससे सभी लोग आराम से जमीन में बैठकर मेडिटेशन कर सकें। वहां लोगों को रुकना भी था, इसलिए जगह की कमी होने की वजह से एक प्रतिभागी को उस बड़े रूम के कोने में सोना पड़ता था। इस तरह से सोने की वजह से उसकी पूरी बॉडी में पेन होता था और वो ठीक से मेडिटेशन भी नहीं कर पाता था। वो पूरी मोनेस्ट्री में एक अच्छे चेयर की तलाश कर रहा था, जिसमें बैठकर वो बिना अनकंफर्टेबल हुए मेडिटेशन कर सके। उसने अपने रूम में मौजूद बड़े चेयर को ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि वो उसके मेडिटेशन करने के लिए एक परफेक्ट चेयर बन गई। वो बहुत खुश था। पहले उसने सोचा कि वो खुद से चेयर को डिजाइन करने की वजह से खुश है। फिर उसे लगा कि चेयर में बैठने की वजह से जो कंफर्ट उसे मिल रहा है उसकी वजह से खुश है। फिर उसे अपनी खुशी का सीक्रेट समझ में आया कि जिस चेयर को उसने सभी जगह पागलों की तरह खोजा वो उसके रूम में ही मिल गई। ठीक इसी तरह से हमारी लाइफ में हैप्पीनेस के रीजंस भी हमारे ही पास होते हैं, लेकिन हम उसे बाहर ही खोजते रहते हैं। हमें अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा। जब हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है तो छोटी छोटी खुशियां तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन वो टेम्पररी होती हैं। जैसे एक बच्चे को कुछ नहीं मिलने पर मुंह फुलाकर बोलने लगता है कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता है। ठीक उसी तरह हम भी लाइफ में डिजायर्ड कंडीशंस ही चाहते हैं और ऐसा नहीं होने पर हमें पूरी दुनिया ही खराब लगने लगती है। मतलब हमारे अकॉर्डिंग कुछ होता है तो हम खुश होते हैं, वरना डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हमें समझना होगा कि लाइफ अच्छे और बुरे दोनों ही एक्सपीरियंसेस का मिक्स है। हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में भी लोग ऐसा शो करते हैं कि दर्द और तकलीफ होना अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होने पर हमें खुद से ही शर्म आने लगती है। और जिस टाइम में हमें लोगों से कनेक्ट होने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी टाइम में हम सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और हम खुश होते हैं, तो हम उस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम हमेशा ही ऐसे रह सकें। ऐसे सिचुएशन में हमें दूसरों की कंडीशन का एहसास ही नहीं हो पाता है। अपने बर्थडे के दिन हम किसी बड़े होटल में हजारों की पार्टी तो करते हैं, लेकिन उसी होटल में बाहर रोड पर बैठे भूखे गरीब बच्चों को हम पैसे नहीं देते हैं। ऐसा करके हम इस सोसाइटी से खुद को अलग करना चाहते हैं। इस एपिसोड से हमने सीखा कि खुशियां हमारे अंदर ही हैं और हमें सबसे कनेक्टेड होने की जरूरत है। आने वाले एपिसोड में हम सम्राट अशोक की कहानी सुनेंगे। सम्राट अशोक को एक महान राजा माना जाता था। चलिए आपको सम्राट अशोक की कहानी सुनाते हैं। वे उत्तर भारत के एक बड़े सम्राट थे और अपने राज्य को लगातार बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए वे लगातार लड़ाई करते रहते थे। एक बार वे उस मैदान में गए जहां उन्होंने लड़ाई की थी। उस मैदान में लाशों का ढेर था जिसे पक्षी खा रहे थे। यह सीन अशोक के दिल को दहलाने के लिए काफी था। उसी समय एक बुद्धिस्ट सन्यासी वहां से निकल रहे थे। उनके ऑरे को देखकर सम्राट अशोक के मन में विचार आ रहा था कि उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वे खुश क्यों नहीं हैं, जबकि उस सन्यासी के पास कुछ भी नहीं होते हुए भी वो इस खतरनाक जगह में भी खुश दिखाई दे रहा है। तब उस सन्यासी ने सम्राट अशोक को बुद्ध के उपदेश दिए। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। सम्राट अशोक बुद्ध की टीचिंग को पूरी तरह से मानने लगे और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। उन्होंने न सिर्फ लड़ाई करना बंद किया बल्कि अपने राज्य को बहुत अच्छे तरीके से चलाने लगे। वे अपने राज्य में किसी को भी भूखा नहीं देखना चाहते थे। इसलिए अब सम्राट अशोक का नाम महान शासकों में लिया जाता है। अशोक के बेटे और बेटी ने भी बुद्धिज्म को फॉलो किया और उसे इंडिया से श्रीलंका लेकर गए और धीरे धीरे बुद्धिज्म पूरे वर्ल्ड में फैलकर लोगों को हैप्पीनेस का रास्ता दिखाने लगा। इस तरह से हमने समझा कि कैसे उस सन्यासी के द्वारा जलाया गया दिया आज एक सूर्य के जैसे पूरे वर्ल्ड को प्रकाश दे रहा है।
अगर हम बुद्ध की टीचिंग को देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें इन इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया जाता है जो अक्सर अनकंट्रोलेबल होते हैं। जैसे हम सभी लाइफ में सेफ्टी, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर समय ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और हम इसे कंट्रोल करने के पीछे ही अपनी पूरी एनर्जी लगाकर रेस्टलेस होते रहते हैं। ये कुछ ठीक वैसा ही है कि प्यास लगने पर हम पूरी दुनिया में पानी खोजते हैं, लेकिन खुद के घर में मौजूद कुएं को भूल जाते हैं। आप लोगों ने यिन यांग सिंबल के बारे में जरूर ही सुना होगा। इसमें एक सर्कल के डार्क पार्ट में थोड़ा लाइट और लाइट पार्ट में थोड़ा डार्क होता है। हमारी लाइफ भी ठीक वैसी ही है। अगर हमारे साथ सब कुछ खराब चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अच्छा नहीं होगा, और सब कुछ अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि अब कुछ खराब हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें अच्छे और बुरे दोनों को ही लाइफ का पार्ट मानते हुए एक्सेप्ट करना है। जब हम हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग आने से पहले ही खुद के थॉट्स पर अटेंशन देते हैं तो हमें समझ आता है कि हम खुद से कितना कनेक्टेड हैं, और ऐसा होने पर हमें कंप्लीट होने का एहसास होता है। जैसे पहाड़ों पर कितना ही आंधी तूफान आने पर भी वो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। जैसे समुद्र में कितनी ही बड़ी लहरें आने पर भी समुद्र का कुछ भी नहीं कर पाती हैं। ठीक वैसे ही जब हम अवेयर होते हैं तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, हम खुश ही रहते हैं। ये अवेयरनेस तभी आता है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में हम ना पास्ट के बारे में सोचकर रिग्रेट करते हैं और ना ही फ्यूचर का स्ट्रेस लेते हैं। हम बस अपनी लाइफ में आने वाली चीजों और सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं और लाइफ से जाने वाली चीजों को पीसफुली जाने देते हैं। ऐसा करके ही हम खुद को डिस्कवर कर पाते हैं और कंप्लीटनेस महसूस करते हैं। एक बार शैरन के दोस्त सिक्किम में एक टिबेटन लामा से मिलने गए। जब वे उनसे मिले तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें जिंदगी में किसी ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि उनका कोई विशेष स्वागत किया गया, लेकिन वे लामा जिस तरह से अपनी पूरी अटेंशन लगाकर उनको सुन रहे थे वो बहुत इम्प्रेसिंग था। आप लोग याद करिए कि आपने लास्ट टाइम कब किसी की बात को बहुत ध्यान से सुना था। आपको शायद याद भी नहीं होगा। जब भी हम किसी ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हैं जो खुद में कंप्लीट होते हुए हमें पूरा अटेंशन देते हैं तो हम अपने खुद को जानने लगते हैं। शायद इसीलिए ही बुद्ध के बारे में कहा जाता था कि जो भी उनके पास जाता था वो वापस आने पर एक अलग इंसान बन जाता था। निसर्ग दत्ता महाराज कहते थे कि विजडम हमें बताता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और प्यार बताता है कि मैं सब कुछ हूँ। इन्हीं दोनों के बीच में जिंदगी चलती है। जब हम अवेयर रहते हुए मेडिटेशन करते हैं तो हम ये सच्चाई डिस्कवर कर सकते हैं। धीरे धीरे जब हम खुद में कंप्लीट महसूस करते हैं तो हमें समझ आता है कि हम सब कनेक्टेड हैं और कहीं भी कोई अलग नहीं है। ऐसा होने पर चाहे हम अकेले हों या भीड़ के बीच में हों, हमारा ट्रू नेचर ही बाहर आता है और हम हैप्पीनेस के लिए एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं होते हैं। इस एपिसोड से हमने सीखा कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हैप्पीनेस को पाया जा सकता है और हमारे अंदर का ट्रू हैप्पीनेस हिस्ट्री बनाने की ताकत रखता है। दोस्तों, हमारे कल्चर में जब भी हम प्यार की बात करते हैं तो हम उसे पैशन या सेंटिमेंट समझ लेते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में एक वर्ड है मेटा। वैसे तो इसका मीनिंग भी प्यार ही होता है, लेकिन ये पैशन और सेंटिमेंट से डिफरेंट है। जब भी हम किसी चीज या पर्सन के लिए पैशनेट होते हैं तो हम उसे पाना चाहते हैं। मतलब हम चीजों को एक सर्टेन वे में ही देखना चाहते हैं। जैसे आजकल के जनरेशन के यूथ बोलते हैं कि अगर तुम मेरे इन कंडीशंस को फॉलो करोगे तभी मैं तुमसे प्यार करूंगी। ऐसे में ये प्यार कम और सफरिंग ज्यादा हो जाता है। इसके ऑपोजिट जब हम मेटा की बात करते हैं तो ये अनकंडीशनल होता है। जैसे पानी एक शेप से दूसरे शेप में इजीली चले जाता है, ठीक वैसा ही कैरेक्टर मेटा का भी होता है। हो सकता है कि आपका दोस्त आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता है और तब भी आप उसको दोस्त मानते हैं, तो ये मेटा कहलाता है। अब सेंटिमेंट की बात करते हैं।
जब भी हम भावुक होते हैं तो सिचुएशन को एज इट इज नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम उस सिचुएशन के लिए सॉफ्ट हो जाते हैं। हमें उस सिचुएशन के ड्रॉबैक्स नहीं दिखाई देते हैं। हमने बहुत बार ये लाइन सुनी होगी कि वो प्यार में अंधा हो गया है। ये सेंटिमेंट की वजह से ही होता है और लास्ट में हमें बहुत पेन होता है। इसी पेन का फियर हमें खुद से भी दूर करते जाता है। बुद्ध के समय की एक स्टोरी बहुत फेमस है। कहते हैं कि एक बार बुद्ध ने कुछ सन्यासियों को जंगल में मेडिटेशन करने के लिए भेजा, लेकिन उस जंगल के पेड़ों पर भूत रहते थे। ऐसे में अपने बीच सन्यासियों को पाकर उन्होंने सन्यासियों को बहुत परेशान किया और वे लोग भी इससे बहुत डर गए। जब उन्होंने बुद्ध को इस बात की जानकारी दी तो बुद्ध ने उन्हें मेटा मेडिटेशन सीखकर प्रैक्टिस करने के लिए कहा। अगली बार जब वे सन्यासी जंगल गए तो सन्यासियों की पॉजिटिव एनर्जी ने उन्हें बहुत इम्प्रेस किया और उन्होंने सन्यासियों को परेशान करने के बजाय हर तरह से उनकी मदद की। इस कहानी से हमें ये समझने को मिला कि जब तक हमारे अंदर डर होता है तब तक हमारा मन प्यार और काइंडनेस से नहीं भर सकता है। वैसे तो हर इंसान के डिजायर्स दूसरों से अलग होती हैं, लेकिन सभी लोग अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं और हैप्पीनेस ही सबको एक कॉमन पॉइंट पर लाती है और प्यार के जरिए ही हम हैप्पीनेस पा सकते हैं। जब हम मेटा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो न सिर्फ हम खुद को अपनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को भी अपनाते हैं। हमारे अंदर प्योर लव इग्नाइट होने की वजह से हमारे मन में फियर, गिल्ट और एंगर जैसी फीलिंग्स कम होने लगती हैं। अगर ऐसी फीलिंग्स आती भी हैं तो एक विजिटर की तरह आकर चली जाती हैं। बुद्ध बताते हैं कि भले ही नेगेटिव इमोशंस हमें कुछ टाइम के लिए होपलेस बनाकर डिसअपॉइंट कर सकती हैं, लेकिन वो पॉजिटिव फोर्सेस को कभी खत्म नहीं कर सकती। वे ठीक वैसी ही होती हैं कि बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ढक लेते हैं, लेकिन वो सूर्य की रोशनी को खत्म नहीं कर सकते हैं। पाली में मेटा वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। पहला, जेंटल, मतलब ये हल्की बारिश के जैसे होनी चाहिए जो कहीं भी बरस सकता है। वो अपने लिए कोई स्पेशल जगह डिसाइड करके नहीं रखता है। दूसरा, फ्रेंडशिप। बुद्ध बोलते हैं कि आपका ट्रू फ्रेंड वही होता है जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ एक जैसा ही बिहेव करे। हमें ये बात सबसे पहले खुद पर अप्लाई करनी है। हमें खुद के साथ ऐसी फ्रेंडशिप करनी है कि चाहे कुछ बुरा हो या अच्छा हो, हमें हैप्पीनेस वाले माइंडसेट में ही रहना है। जब हम मेटा की प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करते हैं तो धीरे धीरे ये सभी क्वालिटीज हमारे अंदर अपने आप ही आने लगती हैं। याद रखिए, मेटा का मतलब अनकंडीशनल लव है, मतलब हमें लोगों से बिना किसी कंडीशन के प्यार करना है। जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें उनकी अच्छाई के साथ साथ बुराई भी दिखाई देंगी, लेकिन हमें सिर्फ अच्छाई पर फोकस करना है और ऐसा करने से ही हम लोगों से दिल से कनेक्ट हो पाते हैं। हमने अभी तक मेटा की इतनी बात कर ली है, अब इसे प्रैक्टिस भी करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले आप आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचिए या फिर अपनी अच्छी क्वालिटीज को याद करिए। ऐसा करने से आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी। अगर मन में नेगेटिव फीलिंग्स भी आ रही हैं, तो उसे एक्सेप्ट करके बिना किसी जजमेंट के वापस पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ मन को डाइवर्ट करिए। आपको चाहे प्रोसेस कितनी ही बार क्यों ना करना पड़े, आप करते रहिए। मेडिटेशन इसी का नाम है। ऐसा करने से आप अपने अंदर के भगवान को याद कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ लाइंस लगातार बोलते रहना है, जैसे मेरे अंदर का डर खत्म हो गया है, मैं फिजिकली और मेंटली हैप्पी हूँ, मैं आराम से रहता हूँ। ऐसा बोलते टाइम इसे हम अपनी ब्रीथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सांस लेने के टाइम एक लाइन बोला तो सांस छोड़ने के टाइम एक लाइन बोला। इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करते हुए इस प्रोसेस को कर सकते हैं। पहले हम पाएंगे कि हम इन बातों पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम वैसे ही बनते चले जाएंगे और हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। दोस्तों, हम पूरी दुनिया में प्यार के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन प्यार हमारे अंदर ही होता है।
इसके लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं हुआ जा सकता। साथ ही साथ ये कोई चीज भी नहीं है जिसे हम पैसे देकर खरीद सकते हैं, बल्कि हमारे अंदर के छिपे प्यार को हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मेटा की मदद से हम उन बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट बातों को जान सकते हैं जो हमारे जीने के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार रिसर्चर्स ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। दोनों ही ग्रुप्स के लोगों को पौधा दिया गया। पहले ग्रुप के लोगों को ये बताया गया कि उन्हें उस पौधे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसकी देखभाल करनी है। दूसरे ग्रुप के लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। जब 1 साल के बाद ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो पाया गया कि पहले ग्रुप के लोग जो पौधे की देखभाल करते थे वे लोग ज्यादा हेल्दी और खुशहाल थे। साथ ही साथ ये पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड महसूस करते थे। लेकिन इसके ऑपोजिट दूसरे ग्रुप के लोगों की लाइफ में कोई खास बदलाव नहीं आया था। वे अपनी जिंदगी वही पुराने ढर्रे पर ही जी रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ कि पहले ग्रुप के लोगों ने पौधे को अपना ही पार्ट मानकर उसकी देखभाल की। याद करिए, लास्ट टाइम आपने कब किसी को अपना माना था या किसी की मदद बिना किसी सेल्फिश रीजन के की थी। अगर हमें खुद को पूरी दुनिया से जुड़कर अपना महसूस करना है तो आपको ईमानदारी के साथ रहना सीखना होगा। हम ऑफिस या काम के समय झूठ बोलते हैं, लेकिन मेडिटेशन करते समय खुद के अंदर का सच बाहर आने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यही हमारी हिपोक्रेसी है, क्योंकि लाइफ का हर एक पार्ट दूसरे से जुड़ा होता है। इसलिए जब हम ऑनेस्टली और इंटीग्रिटी को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो खुशियों का दरवाजा खुल जाता है और ये खुशी आनंद का रूप ले लेता है। इसलिए लाइफ में अब जब भी ऐसे मोमेंट्स आए जब आपको झूठ बोलना पड़े या किसी को धोखा देना पड़े, तो बस एक बार आपको खुद को ऐसा करने से रोकना है और आप देखेंगे कि अंदर से आप खुश होते जा रहे हैं, क्योंकि लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को सोचने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। यही क्लासिक मेडिटेशन का भी एग्जाम्पल है। हम मेटा की प्रैक्टिस में भी यही करते हैं। हम अपने अंदर की अच्छाइयों को देखते हैं और फिर दूसरों की अच्छाइयों को भी अप्रिशिएट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने अंदर कोई भी अच्छाई नहीं दिखती है। ऐसे टाइम में हम ये बोलकर विश करते हैं कि जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। ऐसा बोलकर हम खुशियाँ पाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो हमारी लाइफ में आने लगती हैं। जब हमारी लाइफ में मेटा की वजह से खुशियाँ आ जाती हैं, तो हम उस खुशी को उन लोगों से भी शेयर करते हैं जिनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड है। उस पर्सन को हम बेनिफैक्टर बोलते हैं। इसके बाद हम उन लोगों से भी प्यार और खुशी शेयर करते हैं जो थोड़े रूड होते हैं या जिनके साथ हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। ऐसा करके हम अपना दायरा बढ़ाते चले जाते हैं। इसे हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला खुद, दूसरा बेनिफैक्टर, तीसरा फ्रेंड, चौथा न्यूट्रल पर्सन और 5वां एनिमी। जब राइटर ने मेटा को 6 वीक्स तक प्रैक्टिस किया तो उनके गुरु ने उनसे पूछा कि अगर आप जंगल में अपने 5 कैटेगरी के लोगों के साथ हों और डाकू आकर किसी एक को सैक्रिफाइस करने को कहें तो आप क्या करोगे? तब राइटर ने बोला कि वे किसी भी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सब एक जैसे ही लगते हैं। और फिर उनके गुरु ने पूछा कि क्या वे अपना सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तो उन्होंने मना करते हुए कहा कि सब में और उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। इस तरह से उनके अंदर कंप्लीटनेस का भाव आ गया था। जब भी हम मेटा की प्रैक्टिस मैं खुश हूँ और सभी लोग खुश हैं बोलकर करते हैं तो हर समय हमें अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। जब राइटर बर्मा में इनसाइड मेडिटेशन सोसाइटी में 1 महीने के लिए मेटा प्रैक्टिस करने के लिए गई थी, तो पहले वीक उन्होंने अपने लिए लव और काइंडनेस का प्रैक्टिस किया, लेकिन उन्हें लगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वे वापस जाने के लिए सामान पैक कर रही थी। तभी एक जार उनके हाथ से गिर पड़ा और अचानक ही उनके मुंह से निकल पड़ा, मैं अनाड़ी हूँ लेकिन मैं खुद से प्यार करती हूँ।
उन्हें तुरंत ही समझ में आया कि जो उन्होंने एक वीक तक खुद के लिए अच्छा बोला था, अब उसका असर भी दिख रहा है। इसलिए हमें सबसे पहले खुद के लिए अच्छा सोचना चाहिए और काइंड बनना चाहिए। बुद्ध मेटा प्रैक्टिस करने के 11 फायदे गिनाते हैं। आप जल्दी सोएंगे और जल्दी उठ भी जाएंगे। इसके अलावा आपको अच्छे सपने आएंगे, जिसकी वजह से आप डर कर नहीं उठेंगे। इसके अलावा लोग आपको प्यार करेंगे। न सिर्फ लोग बल्कि देवता और जानवर भी आपसे प्यार करने लगेंगे। आपको डेंजरस चीजें जैसे पॉइजन, वेपन्स और फायर से भी कोई खतरा होगा और देवता आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपके चेहरे में तेज और शांति होगी। जब भी आप मरेंगे, अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप एक अच्छी खुशहाल जगह पैदा होंगे। इस एपिसोड में एंड में हम 2 प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पहला, लविंग काइंडनेस की प्रैक्टिस। इसमें आपको अपने अच्छे विशेष की एक लिस्ट बनानी है और उसे लगातार बोलते रहना है। इसकी वजह से हमारे अंदर जॉय और कॉन्फिडेंस आएगा। धीरे धीरे हमारे अंदर दबी खुशियां बाहर आने लगेंगी। दूसरा प्रैक्टिस द बेनिफैक्टर है। इसमें हम पहले अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, फिर खुद से दोस्ती करेंगे। इसके बाद हम जिसके लिए भी ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, उसे हम अपने मन में इमेजिन करेंगे। इसके बाद हम बेनिफैक्टर के लिए भी अच्छा सोचेंगे, ठीक वैसे ही जो हम अपने लिए बोलते हैं। इन 2 प्रैक्टिस को लगातार करने से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। दोस्तों, एक बार शैरन मेडिटेशन सिखाने के लिए सोवियत यूनियन गई, लेकिन जिस दिन वे पहुंची, उसके अगले ही दिन प्रेसिडेंट को पावर से हटाने की प्लानिंग चल रही थी। वे अमेरिकन एम्बेसी रजिस्टर करने के लिए गईं, लेकिन वहां बहुत ही ज्यादा केओस था और लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक अमेरिकन ने वहां मौजूद ऑफिसर से पूछा कि अभी के हालात में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उस ऑफिसर ने बताया कि किसी भी भीड़ वाली जगह से जाने से खुद को बचाया जाना चाहिए। ऐसे में उस अमेरिकन ने पूछा कि क्या वो शॉपिंग करने भी नहीं जा सकता है। ये बात सुनने में भी फनी लगती है, लेकिन क्या हम लोग भी ऐसे ही नहीं हैं? हम लोग भी अपनी टेम्पररी डिजायर्स को पूरा करके खुश होना चाहते हैं। हमें लगता है कि कोई सिचुएशन या चीज हमें खुश कर सकती है। बुद्धिज्म में कहा जाता है कि डिजायर से भरा हुआ मन एक ऐसे तालाब के जैसा है जिसमें रंगीन पानी हो और हम उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए जब भी हम मेटा की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें डिजायर्स को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। वैसे मन में डिजायर का आना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा होने से हम उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यही आगे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हम अपने उन डिजायर्स को पाने के लिए इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हमें दूसरों की परवाह ही नहीं होती है। एक बार राइटर के फ्रेंड ने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए। उसके बाद वो हर न्यूज चैनल और आर्टिकल इस इंटेंशन से पढ़ता कि इसका उसके शेयर्स पर क्या इफेक्ट होगा। मतलब कोई वॉर वाली सिचुएशन में भी वो लोगों के बारे में सोचने के बजाय अपने शेयर्स के बारे में सोचता था। बाद में वो शेयर्स बेचकर वापस से फ्रीडम महसूस करने लगा। लेकिन हम सब की हालत ऐसी ही है। हम जब भी अपने मन में कोई डिजायर बना लेते हैं तो हम उसको पाने के लिए दूसरों के लिए इमोशनल होना भी छोड़ देते हैं। डिजायर के अलावा एक कॉमन डिस्ट्रैक्शन है कि हम चीजों और लोगों को हमेशा अपने पास ही रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें और लोग हमारे साथ ही रहें। इसी जद्दोजहद में हम अपनी पूरी लाइफ को निकाल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम एक दिन दूर नहीं होंगे। इसीलिए हमारे मन में यह हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई इंसान या चीज हमसे अलग ना हो जाए। जैसे ही हमारे अंदर डर आता है, हम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं। इसे ही क्रेविंग कहते हैं। ये एक साइकिल के जैसा है। जितना आप किसी चीज को पाने की क्रेविंग करेंगे, ये नहीं जा सकता है। ये बात सुनने में भी फनी लगती है, लेकिन क्या हम लोग भी ऐसे ही नहीं हैं? हम लोग भी अपनी टेम्पररी डिजायर्स को पूरा करके खुश होना चाहते हैं। हमें लगता है
कि कोई सिचुएशन या चीज हमें खुश कर सकती है। बुद्धिज्म में कहा जाता है कि डिजायर से भरा हुआ मन एक ऐसे तालाब के जैसा है जिसमें रंगीन पानी हो और हम उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए जब भी हम मेटा की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें डिजायर्स को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। वैसे मन में डिजायर का आना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा होने से हम उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यही आगे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हम अपने उन डिजायर्स को पाने के लिए इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हमें दूसरों की परवाह ही नहीं होती है। एक बार राइटर के फ्रेंड ने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए। उसके बाद वो हर न्यूज चैनल और आर्टिकल इस इंटेंशन से पढ़ता कि इसका उसके शेयर्स पर क्या इफेक्ट होगा। मतलब कोई वॉर वाली सिचुएशन में भी वो लोगों के बारे में सोचने के बजाय अपने शेयर्स के बारे में सोचता था। बाद में वो शेयर्स बेचकर वापस से फ्रीडम महसूस करने लगा। लेकिन हम सब की हालत ऐसी ही है। हम जब भी अपने मन में कोई डिजायर बना लेते हैं तो हम उसको पाने के लिए दूसरों के लिए इमोशनल होना भी छोड़ देते हैं। डिजायर के अलावा एक कॉमन डिस्ट्रैक्शन है कि हम चीजों और लोगों को हमेशा अपने पास ही रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें और लोग हमारे साथ ही रहें। इसी जद्दोजहद में हम अपनी पूरी लाइफ को निकाल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम एक दिन दूर नहीं होंगे। इसीलिए हमारे मन में ये हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई इंसान या चीज हमसे अलग ना हो जाए। जैसे ही हमारे अंदर डर आता है, हम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं। इसे ही क्रेविंग कहते हैं। ये एक साइकिल के जैसा है। जितना आप किसी चीज को पाने की क्रेविंग करेंगे, उतना ही डर आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। इस तरह हम खुद से दूर होते चले जाते हैं। चलिए अब अटैचमेंट की बात करते हैं। बुद्धिज्म में अटैचमेंट कोई दुख का कारण बताया गया है। इस अटैचमेंट की वजह से दो चीजें हमारे अंदर आती हैं। पहला, हमेशा कुछ मांगते रहना और दूसरा, हमेशा मांगी हुई चीजों को प्रोटेक्ट करना। मांगना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। हमको हमेशा ही कुछ चाहिए होता है और जब वे चीजें मिल जाती हैं तो हम अपनी पूरी एनर्जी उन चीजों को पकड़ कर रखने में ही लगा देते हैं। जब राइटर ने मेडिटेशन करना शुरू ही किया था तो कुछ दिनों के बाद मेडिटेशन करते समय उन्हें लगता था कि वे ऐसी ही लाइफ जीना चाहती हैं जिसमें बहुत सारा जॉय हो और किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो। वे खुद को उस टाइम से 5-10 साल बाद का इमेजिन करने लगती कि वे उस टाइम भी ऐसी ही रहेंगी। लेकिन 15-20 मिनट के बाद जैसे ही उनके पाँव में दर्द शुरू होता तो वे वापस से रियलिटी में आ जाती थी। इसलिए ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में सोचकर खुश ही होते रहेंगे। हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, तभी हमें लाइफ में पेन मिल रहा है। लेकिन पेन और प्लेजर दोनों ही लाइफ के पार्ट हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिघात। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी हानि लाभ यश अपयश जो कुछ भी अर्जित कर पाता है उसमें उसका अपना हाथ नहीं रहा करता है। अब सोचने की बात है कि फिर आखिर हम खुश कैसे हो सकते हैं? क्या पैसों से हमें खुशी मिलती है? शायद नहीं। हमें पैसों से जो सिक्योरिटी और पावर मिलता है हम वो चाहते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ के बेसिक नीड्स पूरे हो जाते हैं तो हम माइंड स्टेट्स में रहना चाहते हैं। किसी के लिए ये बहुत पैसे कमाना होता है तो किसी के लिए कोई डिजायर। लेकिन हम चाहें तो ऐसी क्वालिटीज को भी अपने माइंड स्टेट्स में इंक्लूड कर सकते हैं जिसके लिए हमें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, जैसे लव, फेथ, विजडम और पीस। ये इनर क्वालिटीज ही हमें फ्रीडम दे सकती हैं। टिबेटन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में एक वर्ड है रिनंसिएशन। इसका मतलब हमारी लाइफ में जो भी चीजें या सिचुएशन आ रही हैं उसे एक्सेप्ट करना है और जो भी जा रही हैं उसे जाने देना है। जैसे अगर खुशी के मोमेंट्स आ रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करना है
लेकिन अगर वो मोमेंट्स जा भी रहे हैं तो उसे जाने देना है। इसे ही बीइंग कंडीशन में होना कहते हैं। हमें अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि हम खुश रहने के लिए टेम्पररी इमोशंस पर डिपेंडेंट ना रहें। ऐसा करने से ही परमानेंट हैप्पीनेस मिल सकता है। मेटा का मतलब अनकंडीशनल लव होता है और ये तभी आता है जब हम फ्यूचर में फोकस नहीं करते हैं और चीजों को जैसी हैं वैसी ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम तब तक किसी से प्यार करते हैं जब तक वो हमारे अकॉर्डिंग चलता है। जैसे ही हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं, हमारा प्यार भी खत्म हो जाता है। ये लिमिटेड लव, डिजायर और अटैचमेंट की वजह से होता है। इसलिए अटैचमेंट को मेटा का एनिमी माना गया है। मेटा में हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ डर भी नहीं होता है। इसलिए अब कुछ पाने की कोशिश करने की बजाय हमें देने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से हम अपने माइंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। यहाँ देने का मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं है, बल्कि हम कुछ ऐसी क्वालिटीज भी लोगों से शेयर कर सकते हैं जो पैसों से कहीं बढ़कर हैं, जैसे लव, काइंडनेस, केयर और प्रोटेक्शन। साथ ही साथ जब हम अपनी लाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो भी हमारा मन प्यूरिफाई होता चला जाता है। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं जो हम कर सकते हैं। पहला है रिफ्लेक्शन ऑन हैप्पीनेस। इसमें सबसे पहले हम खुद से ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें खुश रहने के लिए क्या चाहिए। इसके बाद हम अपने दिमाग को हर उस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने देना चाहते हैं जिससे हमें लगता है कि हम खुश हो सकते हैं। इसमें हमारी मेमोरीज, थॉट्स और डिजायर्स हो सकती हैं। फिर हम खुद को इस बात से अवेयर कराते हैं कि ये कंडीशनल हैप्पीनेस है और जैसे ही कंडीशन चेंज होगी हमारी हैप्पीनेस भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज है द मीनिंग ऑफ फ्रेंड्स। इसमें हमें सोचना है कि हमारे लिए एक आइडियल फ्रेंडशिप क्या होता है। हम हमारे फ्रेंड्स के अंदर किन वैल्यूज को देखना चाहते हैं, किन लोगों के साथ हम घर जैसा महसूस करते हैं। जैसे ही हम खुद से ये क्वेश्चंस करेंगे, हम पाएंगे कि भले ही हमारे कितने ही फ्रेंड्स क्यों ना हो, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही हमारे इस क्राइटेरिया में फिट आएंगे। बुद्ध कहते थे कि एक अच्छी कंपनी आपको फ्रीडम और हैप्पीनेस के रास्ते में ले जाती है। इसके बाद बारी आती है द बिलवड फ्रेंड एक्सरसाइज की। इसमें हमें सबसे पहले मेटा की प्रैक्टिस करते समय जो लाइंस बोलते हैं वो बोलना है। फिर खुद को लव और काइंडनेस से भर देना है। इसके बाद हमें वही वाइब्रेशन अपने फ्रेंड्स को भी ट्रांसफर करनी है। ऐसा करते समय अगर कोई दूसरा फ्रेंड भी आपके मन में आ रहा है तो उसे भी आने देना है। हमें वही मेटा लाइंस उनके लिए दोहराना है जो हम अपने लिए दोहराते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज किसी ऐसे इंसान के लिए भी कर सकते हैं जिसके लिए हम ना अच्छा सोचते हैं और ना बुरा, मतलब हम न्यूट्रल होते हैं। उसे दिमाग में लाते हुए हम ये लाइंस बोल सकते हैं, तुम किसी भी खतरे से दूर रहोगे, तुम फिजिकली और मेंटली खुश रहोगे, तुम आसानी से अपनी लाइफ जियोगे। ऐसा करने से हम उसके दिल में भी अपने लिए जगह बनाते चले जाएंगे। इस एपिसोड से हमने सीखा कि कैसे हम दूसरों के लिए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड में गुस्से और नफरत के बारे में जानेंगे। 1984 में शैरन जब सैयदो पंडिता से पहली बार मेडिटेशन सीखने गईं, तो उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल मेडिटेशन करने के टाइम उनके दिमाग में पास्ट की हर वो मेमोरी चलने लगी जो कड़वाहट और गिल्ट से भरी थी। वे इनके बारे में सोचकर डरने लगी थी। तब उन्होंने सैयदो पंडिता को सारी बात बताई तो उन्होंने शैरन से पूछा कि अच्छा, अब तुम्हें अपनी सच्चाई दिखने लगी है। शैरन ने उस समय तो इस बात से इनकार कर दिया, तो ऐसे में सैयदो पंडिता ने उन्हें इन सब के बारे में सोचने से मना किया। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि हर इंसान का एक पास्ट होता है जिसमें वो बहुत सारी गलतियां करता है। ऐसे में हमें उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाना है।
मेटा में डिजायर एक छोटा सा ही डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन गुस्सा और नफरत हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ये दोनों ही फीलिंग्स हमें शुरुआत से अंत तक पेन ही देती हैं, इसलिए हमें इसे जाने देना चाहिए। नफरत हमारे अंदर दो तरीके से आती है। पहला, जब हमारे अंदर से कुछ गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है, जैसे सड़क पर जब कोई हमारी गाड़ी को ठोक देता है। दूसरा, जब डिसअपॉइंटमेंट या फियर जैसी चीजें हमारे अंदर ही रह जाती हैं, तो भी ये नफरत बन जाती है। कभी कभी गिल्ट मतलब अपराध बोध भी हमें अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है। बुद्धिज्म में अपराध बोध और पश्चाताप में भी डिफरेंस बताया गया है। गिल्ट मतलब अपराध बोध में अंदर ही अंदर खुद को कोसते रहते हैं और खुद से ही नफरत करने लगते हैं, लेकिन पश्चाताप में हम अपने मिस्टेक्स से सीखते हैं तो आगे के लिए केयरफुल रहते हैं। इसीलिए हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स जैसे गुस्सा, डर और नफरत है, उसे बारिश के जैसे मानना चाहिए। वे आएंगे और चले भी जाएंगे। चलिए अब नफरत के बाद गुस्से को भी थोड़ा समझते हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि जो लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, वो उनकी हैबिट में आ जाता है। उन्हें लगता है कि गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है और जैसे ही वो गुस्सा निकाल देते हैं तो वे हल्का महसूस करते हैं। हम गुस्से को खुद पर काबू करने देते हैं, लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो समझ आता है कि ये एक कंडीशन्ड रिस्पॉन्स है जो आता है और चले भी जाता है। इसलिए हमें गुस्से की आग में खुद को नहीं जलाना है, क्योंकि इससे हमारा ही लॉस होता है। जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिलने वाला था तो उसके एक दिन पहले ये बोधि नाम के एक पेड़ के नीचे समाधि में बैठे हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि जब तक उनको एनलाइटमेंट नहीं मिलेगा वे नहीं हिलेंगे। तभी एक मारा नाम का राक्षस उनके पास आया। उसने गुस्सा, डर और वासना के चैलेंजेस बुद्ध को दिए और बुद्ध ने बिना परेशान हुए उन 3 चैलेंजेस को भी शांति से जीत लिया। उसके बाद मारा राक्षस ने अपना आखिरी पैंतरा चला, जिसमें वो बुद्ध को सेल्फ डाउट में फंसाना चाहता है। वो बुद्ध से पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया है कि उसे एनलाइटमेंट मिलना चाहिए। तब बुद्ध धरती को टच करके उसे विटनेस बनाते हैं। इस प्रकार से वे हर चैलेंज को क्रॉस करके एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ जाते हैं। हम भी लाइफ में जब सब कुछ अच्छे से करते हैं तो हमें सेल्फ डाउट होने लगता है। ऐसे टाइम में हमें भी खुद पर भरोसा करना चाहिए। राइटर को एक बार एक लेटर मिला जिसमें उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था। उन्हें हर बात के लिए ब्लेम किया गया था। राइटर को इस बात पर गुस्सा आया और उन्होंने भी उस पर्सन को उल्टा ब्लेम किया। उसके अगले ही दिन उन्होंने एक लामा से बात की। वो कोई ऑर्डिनरी लामा नहीं था, बल्कि वो मेडिटेशन करके अपनी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा सकता था। साइंटिस्ट भी इस बात से हैरान थे और उन पर स्टडी करना चाहते थे। इसी दौरान जब राइटर को मालूम चला कि उस लामा ने बेसिक मेडिटेशन भी ज्यादा नहीं सीखा है, तो उन्होंने लामा से पूछा कि कैसे वे खुद को इस हाई लेवल तक लाए हैं। तब उस लामा ने बताया कि पहले वे एक गुरिल्ला फाइटर थे। वे लोगों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर करके मार डालते थे, लेकिन एक बार उन्हें चाइनीज लोगों ने पकड़ लिया और उन्हें भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। इस बात से उन्हें समझ में आया कि आप जैसा करते हैं ठीक वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि कर्म का फल खुद को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने पेन और सफरिंग के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने तय किया कि वे अपने मन में चाइनीज लोगों के लिए कोई भी नफरत नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा करने से दोनों तरफ से आग बढ़ती ही जाएगी। उनकी यही समझ उन्हें मेडिटेशन में बहुत आगे ले गई। इस इंसिडेंट को सुनकर राइटर को भी रियलाइज हुआ कि उन्हें उस पर्सन को रूड रिप्लाई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता है, उसे बस प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला एक्सरसाइज है फॉरगिवनेस। अगर हम नफरत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि जब हम लोगों को सच्चे दिल से माफ करते हैं
तभी हमारे मन में लव, पेशेंस और कंपैशन जैसी अच्छी फीलिंग्स आती हैं। लोगों को माफ करके न सिर्फ हम दूसरों के लिए कंपैशनेट होते हैं, बल्कि अपने लिए भी कंपैशनेट होते हैं। वैसे किसी को माफ करना उतना भी आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करके हम अपने अंदर के गिल्ट, फियर और मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करते हैं और लाइफ में मूव ऑन होते हैं। इसलिए हमें लोगों को माफ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए हमें आंखें बंद करके आराम से बैठना है और फिर बोलना है कि अगर जाने या अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं उससे माफी मांगता हूँ। इस दौरान अगर हम किसी पर्सन या सिचुएशन को इमेजिन करते हैं या हमारी गलती थी तो हम बिना किसी गिल्ट के माफी मांगते हैं। ऐसा करने से हमारा मन हल्का हो जाएगा। कुछ दिनों तक ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद हम धीरे से उन लोगों को भी माफ करते हैं जिन्होंने हमें हर्ट किया है। हमें बोलना है कि अगर किसी ने जाने या अनजाने में मुझे हर्ट किया है तो उसके लिए मैं उसे माफ करती हूँ। इसे हम अपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस में ला सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज है सीइंग गुडनेस। मतलब हमें लोगों के, खुद के और दूसरों के अंदर अच्छी क्वालिटीज को देखना है। शैरन अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती हैं कि उनके सेंटर में एक इंसान सभी से बहस करता था। सभी लोग उससे परेशान रहते थे। उसी सेंटर में काम करने वाली दूसरे इंसान को एक सीरियस बीमारी थी। एक बार शैरन ने देखा कि जब वे दोनों मिल रहे थे तो उस इंसान ने दूसरे से बहुत ही पोलाइटनेस से बात की। इसे देखकर उन्हें समझ आया कि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छी बात जरूर होती है। अब जब भी वे उसके बारे में सोचती हैं तो उसके अच्छे क्वालिटी के बारे में ही सोचती हैं। हमें भी हर इंसान की अच्छी क्वालिटीज को ही याद करना है। इससे हम लोगों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तीसरा एक्सरसाइज है द डिफिकल्ट पर्सन। हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमें डीपली हर्ट किया होता है। ऐसे लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचना तो दूर, हम उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए हमें पहले उनके लिए लव और काइंडनेस भेजना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। फिर हमें ऐसे लोगों को इमेजिन करना है जिन्होंने हमें थोड़ा बहुत ही हर्ट किया है। ऐसे करते समय हम अपनी इमेजिनेशन को क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे हम सोच सकते हैं कि सामने वाला इंसान किसी मुसीबत में है या मरने वाला है, तो अब हमें उसके लिए दया आ रही है। हम उस इंसान का नाम अपने मन में लेकर भी उसके बारे में अच्छा सोच सकते हैं। ऐसा करते समय बहुत सारे इमोशंस आपके मन में आ सकते हैं। जैसे कभी आपको गुस्सा आएगा तो कभी हंसी आएगी, लेकिन हमें उन इमोशंस के साथ जुड़ना नहीं है, बस उसे जाने देना है। ऐसा करते समय ये नहीं सोचना सामने वाला पर्सन रातों रात चेंज हो जाएगा और आपसे अच्छे से बात करने लगेगा। लेकिन जब आप इस एक्सरसाइज को पूरी लगन से करेंगे तो आप पाएंगे कि सामने वाला इंसान सच में बदल रहा है। यही मेटा की ताकत है। इस एपिसोड की आखिरी एक्सरसाइज है हमारे अंदर के ही मुश्किल एस्पेक्ट्स को एक्नॉलेज करना। अब जब हमने ऐसे लोगों की तरफ मेटा भेजना सीख लिया है जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, तो चलिए अब हम खुद के उन एस्पेक्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं जिसकी वजह से लो फील करते हैं, जैसे लोनलीनेस और एंगर। हम जानते हैं कि ये सब हमारे लिए अच्छे नहीं है, फिर भी हम चाह कर भी इसे अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे में हमें शांति से बैठकर बोलना है कि मैं इन फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इस दर्द को दूसरों की अच्छाई के लिए यूज करूंगा। इस एपिसोड से हमने सीखा कि कैसे हम गुस्से और नफरत को प्यार में बदल सकते हैं। आने वाले एपिसोड में हम सभी के लिए कंपैशनेट होना सीखेंगे। एक बार की बात है, शैरन एक रूरल एरिया में मेडिटेशन कैंप ले रही थी। वे वहां सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी। जिस साइड वे जाती थी वहां एक मैक्स नाम का बहुत ही खतरनाक कुत्ता रहता था। उन्होंने सुना था कि वो कुत्ता बहुत ही अग्रेसिव है, इसलिए वे हर समय बहुत ही केयरफुल रहती थी। वैसे तो अभी तक उनका सामना मैक्स से नहीं हुआ था, लेकिन अब जब वे सुबह उठती तो उनके मन में पहला ख्याल मैक्स का ही आता था। मतलब
उनकी सुबह प्रेयर से स्टार्ट होने की जगह एक डर से होती थी। फाइनली वो दिन भी आ गया जब उनका सामना मैक्स से हुआ। जैसे जैसे वे मैक्स के पास जा रही थीं, उनकी धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं। उनका डर बढ़ गया था, लेकिन उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और उनके पास पहुंचने पर पूरे कन्विक्शन के साथ बोली, मैक्स, क्या तुम्हें पता है कि मेरा मिडिल नेम मैक्सन है और लोग मुझे भी मैक्स कहते हैं। ऐसा करके उन्होंने मैक्स के साथ एक कनेक्शन बनाया और मैक्स ने भी उन्हें कुछ नहीं किया। दूसरे लोगों के लिए मैक्स एक खतरनाक और एग्रेसिव कुत्ता था, लेकिन शैरन ने उसे खुद से अलग माना ही नहीं था। जब भी हम लोगों को खुद से अलग मानते हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार का डर आता है और उसकी वजह से हमें अकेलेपन का भी एहसास होता है। कहते हैं कि इस यूनिवर्स में सभी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर हम एक तरीके से सोचें तो इस यूनिवर्स का कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं है जिसे हम अपना घर बोल सकें, क्योंकि सभी प्लैनेट्स और स्टार्स लगातार मूव कर रहे हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट हम ये भी सोच सकते हैं कि कोई फिक्स पॉइंट नहीं होने की वजह से सभी जगह हमारे घर के जैसा ही है। ठीक वैसे ही प्यार और खुशियों के लिए भी कोई एक जगह नहीं होती है। हम किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकते हैं। हमें ये समझना है कि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इससे हमें मालूम चलता है कि हम अभी जिंदा हैं। इसलिए हमें खुद को हमेशा ही सबसे कनेक्टेड ही फील करना है। हमें लग रहा होगा कि हम कैसे कनेक्टेड फील कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि जितना हम मेडिटेशन करते चले जाएंगे उतना ही हम सबसे कनेक्टेड होते चले जाएंगे। अब अपने लाइफ के अप्स और डाउन्स को आसानी से देख पाते हैं और हमें समझ आता है कि हम हर पल जी रहे हैं और हर पल मर रहे हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक आदमी को अपनी परछाई और अपने पैरों के निशान अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए वो उनसे छुटकारा पाना चाहता था। इसके लिए वो बस भागता रहता था, लेकिन वो जितना भी भागता अपनी परछाई और पैरों के निशान को साथ ही पाता था। इस तरह भागते हुए वो एक दिन मर गया। बल्कि अगर वो किसी एक जगह बैठकर अपनी परछाई के ऊपर लेट जाता तो उसके प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सकता था। ठीक वैसे ही जब हम भी अपनी प्रॉब्लम्स से भागने के बजाय शांत होकर उसका सामना करते हैं तो सलूशन बहुत ही जल्दी मिल जाता है। एक बार शैरन की दोस्त ने उनसे कहा कि उनके जूते खराब हो गए हैं, लेकिन वो नया जूता नहीं खरीद सकती हैं। ऐसे में शैरन को अपनी दोस्त के लिए बहुत खराब लगा, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें समझ में आया कि दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी जूते ही नहीं पहने होंगे। लेकिन वे उनके लिए नहीं सोच रही थी, क्योंकि उनके मन में अपने और पराये का भाव था। हमारे साथ भी यही होता है। हम अपने और पराये में उलझे रहते हैं और भूल जाते हैं कि सब कुछ कनेक्टेड ही है। बुद्ध अपने शिष्यों को सिखाते थे कि हमें प्यार की शक्ति से खुद को एक स्पेस के जैसे बनाना है। अगर हम स्पेस में पेंट डालते हैं तो वो हवा का कलर नहीं बदलता है, लेकिन यही पेंट अगर दीवारों और चीजों पर डालते हैं तो उसमें कलर हो जाता है। यही सेपरेशन है और हमें इसे भूलकर खुद को स्पेस की तरह बनाना है। एक बार की बात है जब शैरन इंडिया में रहकर बोध गया में मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसी समय वे कलकत्ता गई थी। उन्हें वापस वहां से ट्रेन पकड़नी थी। ऐसे में उन्होंने अपने साथी के साथ रिक्शा किया। वो रिक्शा वाला शॉर्टकट मारते हुए सुनसान तंग गलियों के बीच से निकल रहा था। तभी उसे किसी गुंडे ने रोका और उसने शैरन का भी हाथ पकड़ लिया। ऐसे में बहुत मुश्किल से वे वहां से निकली। जब वे बोध गया में पहुंची तो उन्होंने अपनी मेडिटेशन टीचर मुनिंद्रा को इस बारे में बताया। तब उन्होंने कहा कि उन्हें पूरे प्यार के साथ उस आदमी को छाते से मारना था। हम समझते हैं कि प्यार से भरे होने से हमें लोगों की खराब हरकतों को सहते जाना है, लेकिन इसके ऑपोजिट कंपैशन ऐसा नहीं है। कंपैशन हमें खराब चीजों के खिलाफ आवाज उठाना भी सिखाता है। कंपैशन का सही मतलब अपने दुख को जानकर उसे एक्नॉलेज करना है, जिसकी वजह से दर्द अपने आप बाहर निकल जाता है।
हमें हमेशा ही यह बताया जाता है कि सफरिंग करना अच्छी बात नहीं है और इसे अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए हम इसका सामना न करके इससे दूर भागना चाहते हैं। चलिए महाभारत की बात करते हैं। एक बार युधिष्ठिर से पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे अनोखी बात क्या है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि लोग अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये लगता है कि वे नहीं मरेंगे। ये बात भी सही है। हम कितनी ही बार न्यूज में पढ़ते हैं कि लोग एक्सीडेंट में मर गए या फिर अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया, लेकिन हमें लगता है कि हम नहीं मर सकते हैं। ये बात दुख के लिए भी लागू होती है। हम माने चाहे ना माने, लेकिन इस दुनिया में दुख है। हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यही सीखना है कि इस लाइफ में कौन कौन सी चीजें हैं और किस तरह से वो हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। जब हम अपने दुख को एक्नॉलेज कर लेते हैं तो हमें समझना भी होता है। इसी से हमारे अंदर कंपैशन आता है। जब हम अपने आसपास कुछ गलत देखते हैं तो हमें लगता है कि काश हम इसे कंट्रोल कर पाते, लेकिन जब हम ऐसी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमें गुस्सा आता है या डर लगता है। जैसे यदि हमारे आसपास में किसी की हत्या कर दी गई है तो हमें लगता है कि हमें उसके आरोपी को मार देना चाहिए। दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि कोई हमें भी ना मार दे। बुद्धिज्म में ऐसी फीलिंग्स को कंपैशन का सबसे पास का एनिमी कहा गया है, क्योंकि हमें लगता है कि ये कंपैशन ही है, लेकिन ये फीलिंग्स धीरे धीरे कंपैशन का रूप ले लेता है। इसलिए हमें हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। जब कोई छोटा बच्चा आग की तरफ जाता है तो हम उसे दौड़कर रोकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम बच्चे से गुस्सा नहीं होते हैं और ना ही उससे नफरत करते हैं। यही असली कंपैशन है। एक बार शैरन को एयरपोर्ट में एक ऑफिसर ने नफरत भरी नजरों से देखा। शैरन को ऐसा लगा जैसे उस ऑफिसर ने अपनी सारी नेगेटिविटी उन्हें दे दी है। फिर उन्होंने सोचा कि जिस नेगेटिविटी के साथ वो 10 मिनट में ही अनकंफर्टेबल हो गई है, उसके साथ वो ऑफिसर दिन भर रहता है, और तुरंत ही उनका मन उस ऑफिसर के लिए कंपैशन से भर गया। उन्होंने सोचा कि शायद वो ऑफिसर ने पिछले दिन बहुत काम किया हो और रात को भी वो ठीक से नहीं सो पाया हो। जब भी हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसके जड़ तक जाना चाहिए। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो इंसान ऐसा कैसे हो गया। ऐसा करने से हमारे मन में उसके लिए नफरत कम हो जाएगी और कंपैशन बढ़ता चला जाएगा। बुद्ध बताते थे कि अगर इंसान